वीडियो को लेके ना हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो याद रखो एक बात तो आप लेके जाओगे इस वीडियो से, क्या कि कैसे एक लॉ दूसरे से कनेक्ट होता है, कैसे हम एक लॉ को दूसरे से कनेक्ट करें। जी हाँ, जिस टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा टेक्निक है, आप लोग ऑलरेडी थंबनेल पे देख भी चुके हो। आई एम टॉकिंग अबाउट लिंकिंग टेक्निक। सर कैसे कनेक्ट करें एक प्रोविजन को दूसरे के साथ। मोस्ट ऑफ द एडुकेटर्स को आप देख रहे हो यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, ये इस्तेमाल करते हैं लिंकिंग टेक्निक। और देखो यही टेक्निक औरों से अलग करता है। आप लोग इस टेक्निक के बारे में सिर्फ बात सुन रहे हो, आपको ये एक्साइट भी करता है, आप जानने के लिए भी उत्सुक हो, लेकिन आखिर इसका फॉर्मूला क्या है। आखिर जैसे मैथ में एक फॉर्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, और उस पर आप कितना भी संख्या डाल दो आप सभी सवाल बना लोगे। फॉर्मूला टाइट रहा तो फिर क्वेश्चंस उस फॉर्मूले पे कितने भी पूछे जा सकते हैं वो आप बना लोगे। तो लिंकिंग टेक्निक के बारे में बात करूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, और मैं एक ही टिप्स दूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाऊंगा, एक ही टिप्स दूंगा, उसको फॉलो अगर एक मंथ भी कर लेते हो, एक मंथ छोड़ो 15 दिन भी कर लेते हो, तो फिर आप इस टेक्निक की मदद से आप भी एक लॉ को, एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन के साथ इंटरलिंक्ड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार, आई एम वन ऑफ द एडुकेटर्स ऑन अनअकैडमी एंड यूट्यूब चैनल लॉ इज लाइफ का फाउंडर। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पहले अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लें। अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा सबसे ऊपर में। आपको बस उस पर क्लिक करना है और कोड अप्लाई करना है, लॉ इज लाइफ विदाउट एनी स्पेस। आपको मेरे स्पेशल क्लासेस का फ्री लिंक मिल जाएगा, आपको फ्री एक्सेस हो जाएगा मेरे क्लासेस का। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कल संडे है और कल बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन होने वाला है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे। तो जो लोगों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगता है भारी तो फिर वो जुड़ जाए हमारे साथ, हमारा सिलसिला है जारी। तो करना कुछ नहीं है आपको, बस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाओ, मेरा नाम सर्च करो सोनू कुमार, या लिंक के थ्रू जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में है, और अपने आप को एनरोल्ड कर लो कल के लाइव सेशन के लिए ऑन मैराथन सीरीज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बस कोड अप्लाई करना, लॉ इज लाइफ। और सबसे मजेदार बात बताएं, ये स्पेशल क्लास में हो रहा है, ये फ्री है। बस कोड अप्लाई करो, एक्सेस करो और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करें हम लोग आज के सेगमेंट को। कुछ एग्जाम्पल जो पहले मैं देना चाहता हूं वो ये है, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपके समक्ष पूछा गया, स्टेटमेंट टू पुलिस वेदर इट इज एडमिसिबल और नॉट। अब सवाल आपसे क्या पूछा गया, पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट एडमिसिबल है कि नहीं है। अब आप इसको कैसे करोगे, इसका आंसर कैसे दोगे। मेंस के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, और अगर आपसे पूछा जाता तो आप इसको कैसे आंसर करते। तो आप किस किस प्रोविजन का हेल्प लेते हैं यहां पर देखो। सबसे पहला बात, आपके दिमाग में खटकता स्टेटमेंट पुलिस को दिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ही तो पुलिस बयान रिकॉर्ड करती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है विटनेस का। तो सीआरपीसी की तरफ दौड़ता है आपका दिमाग। अब सीआरपीसी की तरफ दौड़ेगा तो सीआरपीसी के कौन सा सेक्शन याद आएगा आपको। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आ जाएगा डायरेक्ट कि 160 के तहत पुलिस बुलाती है विटनेस को और उसका एग्जामिनेशन करती है 161 के अकॉर्डिंग, करेक्ट। अब देखो 161 में उसका एग्जामिनेशन होगा। सवाल ये, अब पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट एडमिसिबल है कि नहीं एविडेंस के तौर पर, उसके पहले आपको तो ये चेक करना है कि पुलिस अगर कुछ पूछताछ करती है तो क्या उस सवालों का जवाब देने के लिए वो व्यक्ति विटनेस बाध्य है, बाउंड है। तो दो सेगमेंट यहां निकल के आता है। पहला सेगमेंट कहता है जनरल प्रोविजन कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान विटनेस से जो कुछ भी पूछेगा उसको सही जवाब देना है। इज इट क्लियर। ये जनरल रूल है। आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस, आंसर उसको करना है हर क्वेश्चन का सही। अब यहां पे देखो एक पॉइंट, अगर उसने गलत जवाब दिया, सही जवाब नहीं दिया, या उसने जवाब ही नहीं दिया, रिफ्यूज किया आंसर करने से, तो आप हमको बताओ कि यहां पे उसके खिलाफ कौन सा अपराध का प्रोसिक्यूशन होगा इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग। दो बातें, पुलिस दैट इज पब्लिक सर्वेंट होता है पुलिस, और पुलिस जब उससे पूछ रही है आंसर, उससे जब क्वेश्चन कर रही है तो उस क्वेश्चन का आंसर वो कर नहीं रहा है,
तो यहां पे आईपीसी के अकॉर्डिंग उस पे लग जाएगा 179 का चार्ज बन जाएगा। देखो लिंक्ड हो गया ना। अब ये कैसे लिंक्ड हुआ, सवाल है कि सर आप कैसे इसको लिंक कर दिया आईपीसी सेक्शन 179 के साथ, आपके दिमाग में कैसे आया? हड़बड़ाइए मत, आराम से, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दूसरा सेगमेंट होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं करेगा जिससे वो क्रिमिनेट हो जाए, जिससे उस पर कुछ पेनल्टी इंपोज हो जाए या उसके प्रॉपर्टी को फोरफिट कर लिया जाए। उस सवालों का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है विटनेस। इज इट क्लियर? ये 161 के अकॉर्डिंग बोला गया। अब देखो उसके बाद आते हैं 162 में। कोई भी स्टेटमेंट दिया गया तो उस स्टेटमेंट को वो विटनेस साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करे। स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन नहीं किया जा सकता है और ना ही उसका इस्तेमाल एविडेंस के तौर पे होगा। करेक्ट, सीधा कहता है 162 यही बात। अब देखो, ठीक है, अब देखो ये तो जनरल प्रोविजन हो गया, ये तो जनरल बातें हो गई, लेकिन अब यहां पे क्या पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट भी एविडेंस के तौर पे काम करेगा? जी हां। तो एविडेंस के तौर पे काम करेगा तो वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा? तो इसके लिए देखो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग एविडेंस के तौर पे कोरोबोरेशन के रिस्पेक्ट में काम कर सकता है। 32 और 27 ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एविडेंस एक्ट का कि इन सेक्शंस के तहत पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट भी एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल हो जाता है। जब पुलिस पूछताछ करती है इन्वेस्टिगेशन के दरमियान एक्यूज से कि तुमने जिस बंदूक से गोली चलाया वो बंदूक तुमने कहां छिपाया है, पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि हमने फलना जगह उसको हाइड करके रखा है, वहां पुलिस गई, खोजी और वहां से मिल गया बंदूक। देखो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हुआ, एडमिसिबल हो गया 27 के अकॉर्डिंग। पुलिस कस्टडी में व्यक्ति ये बयान दे रहा है कि उसके डेथ के पीछे किसका हाथ है, एडमिसिबल हो जाता है। विटनेस को कोरोबोरेट करने के लिए 145 के अकॉर्डिंग पुलिस कस्टडी या पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब कर रही थी उस दरमियान किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ तो उसके स्टेटमेंट को कोरोबोरेट भी किया जाता है 145। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको लिंक करना पड़ेगा, बातों को लिंक करना पड़ेगा। अब देखो एक एग्जांपल ये हो गया कि आईपीसी का हम लोगों ने इस सेक्शन को जोड़ा, सीआरपीसी हम लोगों ने ये सेक्शन को देख लिया और एविडेंस एक्ट का इन सारे सेक्शंस को भी हम लोगों ने इन ब्रीफ डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है इस सवाल का। और वहीं दूसरी ओर अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आए, हम कुछ छोटा छोटा उदाहरण दे रहे हैं, कुछ बड़ा चौड़ा लंबा उदाहरण नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बात करते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है? वर्ड होता है, आप लोगों को पता है कि एग्रीमेंट अगर किया गया और उस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई मैरिज को लेके, माफ कीजिएगा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड अंडर सेक्शन 26। तो मैरिज को लेकर अगर प्रतिबंध किसी व्यक्ति पे लगाया जा रहा है एग्रीमेंट के आधार पे तो वो एग्रीमेंट होता है वाइड। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? वो सिर्फ और सिर्फ मेजर पर्सन के रिस्पेक्ट, नॉट इन केस ऑफ माइनर। अब देखो माइनर के केस में क्यों नहीं? तो आपको पता है कि पहले हिंदुओं में माइनर का भी होता था शादी, और माइनर का शादी करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो गार्जियन पे होती थी। हालांकि अब गार्जियन का कोई रोल नहीं है क्योंकि माइनर का अब हिंदुओं में नहीं होता है मैरिज। इज इट क्लियर? तो हिंदू लॉ को तो हटा दो, दूर कर दो, ठीक है। लेकिन आज भी मुस्लिम में माइनर का शादी होता है और माइनर का जो शादी करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्तियों पे आता है उसको कहते हैं जब्र। माइनर मीन्स टू से पर्सन हु डज नॉट अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी का एज हम लोग मान के चलते हैं हनफी लॉ के अकॉर्डिंग 15 से कम। तो आज भी मुस्लिम में माइनर का होता है शादी गार्जियन के द्वारा, दैट इज जब्र के द्वारा। और वैसे भी आप देखोगे तो मुस्लिम मैरिज को कहते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि पहले हिंदू मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, वो सेक्रामेंट होता था, संस्कार। आज के डेट में जब से लॉ बना हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद से रिजेंबलेंस है, मिलता जुलता है सेक्रामेंट और कॉन्ट्रैक्ट से बस। लेकिन कंप्लीटली आज भी हिंदू का शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेकिन मुस्लिम का शादी शुरू से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ही है। हालांकि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का इंग्रेडिएंट्स, हर इंग्रेडिएंट्स आता है मुस्लिम के शादी में। इज इट क्लियर? तो ज़्यादा डिस्कस उस पर नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता रहे कि कैसे कि जुड़ रहा है बात कि माइनर का एग्रीमेंट अगर मैरिज के रिस्ट्रिक्शंस के रिस्पेक्ट में हुआ तो वो वाइड नहीं होता है। कैसे? तो हिंदू के एस्पेक्ट में आपको पता है हिंदू लॉ में क्या प्रोविजन है, उसको बता देना है आपको।
फिर आपको बताना है मुस्लिम में देखो कैसे हो रहा है। तो खासकर मुस्लिम में माइनर का हो सकता है मैरिज को लेके एग्रीमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और उसका एग्रीमेंट उसका गार्जियन जब्त कर सकता है। दैट्स व्हाई वो माइनर को हटा दिया गया, क्योंकि अगर एग्रीमेंट हो, अगर मान लो कि अगर ऐसा करता कि नहीं ये सभी पे लागू होगा, तो माइनर को क्यों वहाँ पे इंक्लूड करता, एक्सेप्शन में देता 26 में, वहाँ पे लिख देता एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज इज वाइड ऑफ एनी पर्सन, वहाँ एज का कोई बात ही नहीं होता। माइनर को इसलिए हटाया गया ताकि मुस्लिम लॉ इन्फ्रिंज ना हो, मुस्लिम लॉ के कॉन्ट्ररी बात ना जाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर ऐसा होता तो देखो कितना बात जुड़ा हुआ है, बात समझना। हालांकि अपने मुद्दे पॉइंट पे आते हैं कि पहले आपको समझा देते हैं बात। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में क्या बोला गया कि मुस्लिम मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इज क्लियर। और देखो हर इंग्रेडिएंट सिविल कॉन्ट्रैक्ट का मुस्लिम मैरिज में है। तो माइनर का शादी के लिए जब्र इंटाइटल्ड है कि वो शादी करा सकता है मुस्लिम में। दैट्स वाई देखो यहाँ पे जब आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में तो वहाँ माइनर को एक्सक्लूड कर दिया गया। अगर एक्सक्लूड नहीं किया जाता तो क्या होता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करता, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को करता इन्फ्रिंज, करता कि नहीं करता, प्रतिबंध लगाता, तो फिर माइनर का शादी हो नहीं पाता मुस्लिम्स में जब्र के द्वारा। अब देखो अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर कोई लॉ किसी भी व्यक्ति के कल्चर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, वो तो लॉ हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। एम आई राइट? कैसे हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट? देखो संविधान आपको मान्यता देती है ना, आप अपने कल्चर को, आप अपने धर्म को कर सकते हो प्रिजर्व, इज इट क्लियर। तो आपका धर्म में जो भी बात है आप उसको फॉलो करने के लिए भी हो सकते हो फ्री। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में करता है। हालांकि इसके लिए देखो माइनॉरिटी के लिए आपको 29 देखना पड़ता है। 20 माइनॉरिटी का जो कल्चर है, स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, इसको प्रिजर्व करने के लिए अधिकार दे दिया गया संविधान में। तो यहाँ पे जो कल्चर मुस्लिम में है, ये कल्चर शुरू से आ रहा है कि माइनर का भी शादी होता है जब्र के थ्रू, और उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत में भी ये बात कहा गया है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में माइनर को इंक्लूड किया जाता तो फिर संविधान का जो 29 है वो भी होता इन्फ्रिंज। तो इसलिए देखो यहाँ माइनर को हटा दिया गया, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू दी मुस्लिम समुदाय के लॉ को मद्देनजर रखते हुए माइनर शब्द को यहाँ पे हटाया गया है। एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज विथ रिस्पेक्ट टू माइनर इज नॉट वाइड, इज इट क्लियर। तो ये याद रखना होगा आपको, ये बातें देखो हमने 26 था कॉन्ट्रैक्ट का, उसको मुस्लिम, हिंदू, संविधान सबसे जोड़ दिए। कैसे ये हुआ ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, कैसे ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात जानना। और भी बहुत एग्जांपल है जो मैं दे सकता हूं, और भी बहुत सा टॉपिक है जो आएगा तो हम कहीं ना कहीं से उसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर नहीं देंगे, कनेक्ट हो रहा है इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये होगा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर आप तो एग्जांपल दे दीजिए हमको, लेकिन समझाइए, बताइए कैसे होगा। ठहर जाइए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। अब देखो मैं आपको इस टेक्निक के बारे में बताऊं, इस टिप्स के बारे में बताऊं कि कैसे आप लिंकिंग मेथड को करोगे अप्लाई अपनी लाइफ में, और अपने आप को एक हायर लेवल पे पहुंचा दोगे। लॉ को देखने का नजरिया आपका बदलेगा। टेक्निक को बताने से पहले, टिप्स देने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, सुन लो। पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देना। चाहते हो ना, चाहते हो कि आपका जुडिशरी एक बार में निकले, चाहते हो, दिमाग में है कि कैसे अपना प्रिपरेशन एक बहुत अच्छे तरीके से करें, हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो, एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जुडिशरी कंप्लीट हो। तो देखो अनअकैडमी, हम बार बार इसलिए नहीं बोल रहे कि अनअकैडमी का प्रमोशन कर रहे हैं, वाकई में अनअकैडमी आपको हर एक चीज दे रही है जो एक जुडिशियल एस्पायरेंट को होता है जरूरी। क्या चाहिए, मॉक टेस्ट फ्रीली आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करती। क्या चाहिए एक जुडिशियल एस्पायरेंट को जज बनने के लिए, आंसर राइटिंग सेशन अनअकैडमी फ्रीली प्रोवाइड करती है, फ्रीली। अभी आरजीएस एचजीएस के लिए रैपिड रिवीजन बैच शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ, आप लोगों के लिए शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप देखो जो भी इनिशियल स्टेज में है उनको तो कंप्लीट प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना, उनको तो शुरू से एक बीज से पौधे बनाने के क्रम में तो हर एक इंग्रेडिएंट्स जो जरूरी होता है वो सब आपको बताना पड़ेगा, आपको डिटेल में जाके समझाना पड़ेगा, बातों को डीप में जाके आप पे पूरा फोकस करना पड़ेगा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के एस्पेक्ट में। उसके लिए बैचेस बना हुआ है, और बैचेस के लिए अगर आप इनरोल करते हो तो इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन इसका भी फायदा है, जितना भी बैच है सबका अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, जितना भी कोर्स अनअकैडमी पे है सब आपको फ्रीली एक्सेस हो जाता है। बस प्लस का जो प्राइसिंग प्लान है आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, टोटल अमाउंट भी दिख रहा है, टोटल जितना भी जिस वैलिडिटी का आप लेना चाहते हो सब्सक्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट भी आपको दिख रहा है। उस टोटल अमाउंट पे जब जाते हो सब्सक्रिप्शन के लिए आप कोड अप्लाई करो। कोड क्या है, लॉ इज लाइफ,
विदाउट एनी स्पेस, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है। नॉमिनल प्राइस पे बहुत लो कॉस्ट है, उस पर भी 10% का डिस्काउंट कोड अप्लाई करने पे। तो ये याद रखो, ये आपके लिए है, ये बात जानना जरूरी है। तो देखो, हम आपको जो टेक्निक और टिप्स बताना चाह रहे थे वो है क्या, इसके लिए इस लिंकिंग मेथड, इस लिंकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए मार्केट में तो कोई दवा मिलता नहीं है कि गए खरीद लिए और उसको खा के पी लिए तो हो जाएगा हमको, या फिर ये चीज़ आप एक दिन में भी डेवलप नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे, खुद ये एनालिसिस करना है इस चीज़ को, क्या एक दिन में ये पॉसिबल है, क्या ये 10 दिन के मेहनत से पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण, आप बस कुछ मत करो। सबसे पहले आपका जितना भी सब्जेक्ट है जो जुडिशरी के एस्पेक्ट से जरूरी है पढ़ना, ऑलमोस्ट हर स्टेट में 18 सब्जेक्ट होता है, लेकिन हर 18 सब्जेक्ट हर स्टेट का अलग अलग है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जो कोर है, जैसे CRPC, जैसे CPC, जैसे IPC, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये 5 का प्रपंच है, ये पंच देवता हैं। अगर इनको आप खुश कर दिए तो बाकी 12-16 सब्जेक्ट ऐसे खुश हो जाता है। ये अगर आप कर दिए इसको खुश, तो बाकी का जो 12-13 सब्जेक्ट है, जो देवता सब्जेक्ट है, वो आपके चरणों पे जस्ट मस्तक हो जाते हैं। तो करना क्या है? पहला, इसको आपको पूरा पकड़ बनाना, पूरा एकदम गहराई में जाके पकड़ बनाना है इसको। एक एक प्रोविजन का आपको ज्ञान होना चाहिए। एक एक पेज आप इस सब्जेक्ट का, आपको इस एक एक पेज का दौरा आपको करना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको इसको पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा, ये 5 लॉ पेपर को, कोर पेपर को। और ये होगा कैसे? बोलने से तो हम बोल दिए, निकल के नहीं ना होगा कैसे ये भी तो बताना पड़ेगा। देखो, होगा कैसे? ये होगा आपके मात्र एक चीज को फॉलो करने से, रिपीट एंड रिवीजन, रिपीट एंड रिवीजन। एक ही चीज को 72 बार, एक ही चीज को 72 बार, एक ही चीज को 72 बार पढ़ने से होगा। अब सवाल है कि सर ये हम सब्जेक्ट को रिपीट रिवीजन करेंगे तो बीच में सर गैप हो जाता है, छूट जाता है, कैसे हम हर सब्जेक्ट को लेके चलें? आप लोगों को मैंने अपना अल्टरनेट फॉर्मूला दिया था ना, उस वीडियो को जरूर चेक करना। अल्टरनेट फॉर्मूला फॉर स्टडी फॉर ऑल स्टूडेंट, इवन स्पेसिफिकली जो था वो जुडिशल एस्पायरेंट के लिए था। मैंने कैसे अल्टरनेट फॉर्मूला को यूज करके हर सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली रिवाइज किया, हर सब्जेक्ट मेरा टचअप होता था, कैसे, हाउ आई मैनेज, हाउ स्केड्यूल्ड माई डेली रूटीन, ये मैंने आपको पूरा बताया है इस अल्टरनेट फॉर्मूला में। आपको इसका वीडियो आई बटन पे भी दिख जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम जुडिशल ग्रुप का लिंक दिखेगा, उस पर ग्रुप में जुड़ जाना, DM कर देना, सिंपल। या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप कर सकते हो मुझे डायरेक्टली DM। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे तो रिपीट रिवीजन कैसे होता है इन सब्जेक्ट्स का, ये हो जाएगा। तो क्या क्या हम आपको बोले कंक्लूजन में कि आपको बेसिक पूरा अंदर तक जानना होगा, मजबूत करना पड़ेगा बेस सबसे पहले इन 5 सब्जेक्ट में। और ये होगा कैसे? रिपीट रिवीजन से। और रिपीट रिवीजन कैसे होगा? फॉर्मूला, ये जो अल्टरनेट फॉर्मूला है, इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें मैंने पूरा टिप्स एंड ट्रिक दिया है कि कैसे आप अपने कोर सब्जेक्ट को, कैसे आप इवन माइनर सब्जेक्ट को भी एक साथ लेके चल सकते हो और लगातार हर सब्जेक्ट पे पकड़ बना सकते हो। वीडियो मजा आया है, पसंद आया तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।